इस स्टोरी को यूएस मिलिट्री ने 2004 तक सीक्रेट रखा था। वैसे तो ये पूरी स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, लेकिन इसके एंड पे जो मैं आपको ट्विस्ट बताऊंगा उसको तो आप अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। चीचीजीमा ये एक छोटा सा आइलैंड है जापान का। वैसे तो ये जापान मेनलैंड से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन है ये जापान का ही हिस्सा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने अपनी यहाँ पर बेस बनाई थी और उन्होंने यहाँ पर दो बहुत ही मैसिव रेडियो टावर्स को दो पहाड़ियों पे बना लिया था। अब ये दो टावर जापानीज के लिए वर्ल्ड वॉर के दौरान पैसिफिक ओशियन में सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पे इस आइलैंड पे 25,000 जापानीज ट्रूप्स और बड़ी बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रखी थी। खुद देखो ये आइलैंड कितनी जबरदस्त लोकेशन पे था जापानीज के लिए वॉर के दौरान, और अमेरिकन उनसे ये आइलैंड छीनना चाहते थे। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री एडवाइजर्स ये कहते हैं कि अगर हम वहां पर जबरदस्ती लैंडिंग करें तो हमारे बहुत ज्यादा सोल्जर्स मर जाएंगे, और जापानीज ने वैसे भी इस अटैक को रोक ही लेना है। तो अमेरिकन दूसरा प्लान चुनते हैं जो था इनके बस वो दो रेडियो कम्युनिकेशन टावर्स को बॉम्ब कर देते हैं ताकि उनकी पैसिफिक में कम्युनिकेशन तो बंद होना। तो 1944 की जून को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बहुत ही मैसिव शिप होती हैं जिसके ऊपर रनवे बने होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। ये शिप्स चीचीजीमा आइलैंड के लिए निकल पड़ती हैं। जब ये शिप्स आइलैंड को दूर चारों तरफ से घेर लेती हैं तो अमेरिकन अपने पायलट को भेजना शुरू कर देते हैं इन टावर्स को तबाह करने के लिए। तो जापानीज बड़े एग्रेसिव तरीके से इनसे लड़ते हैं। बेशक जापानीज के बहुत ज्यादा बंदे इसमें मर जाते हैं, लेकिन वो इन एयरक्राफ्ट्स के हर अटैक को रोककर अपने टावर्स को बचाए रखते हैं। चीचीजीमा के ऊपर कई महीनों तक ये फेल्ड मिशंस के बाद अमेरिकन लीडर्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे तो उनको भी पता था ये बड़ा मुश्किल मिशन है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली बड़ी जबरदस्त लोकेशन पे था, तो अमेरिकन को पता था उनको पायलट भेजते रहना पड़ेगा जब तक उनके ये कम्युनिकेशन टावर न उड़ा दें। तो उस साल सितंबर में अमेरिकन दोबारा चीचीजीमा आइलैंड पे रेड करने की प्लानिंग शुरू करते हैं। तो जाने वाले काफी सारे पायलट्स में से एक पायलट था 20 साल का जॉर्ज, जो यूएस नेवी के उस टाइम का सबसे यंग पायलट था। इसकी छोटी एज के बावजूद इसने पहले भी काफी सारे कॉम्बैट मिशन में जहाज उड़ाया था, और इवन एक दफा तो इसके प्लेन को भी शॉट डाउन कर दिया था। तो इसने अपनी सीट इजेक्ट कर ली थी, ये पानी में गिरा था और इसको इवेंचुअली रेस्क्यू कर लिया था। तो इस रेड की सुबह जॉर्ज और इसके दो क्रू मेंबर्स, एक था रेडियो ऑपरेटर डेल और दूसरा इनका डोर गनर था टेड, ये प्लेन में बैठते हैं और सुबह 7:30 बजे ये दर्जनों अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ टेक ऑफ करते हैं इस ऑपरेशन के लिए। जॉर्ज फौरन ही 8,000 फीट की हाइट पर चला जाता है, क्योंकि इतनी हाइट पर ये लोग एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से बाहर होते हैं। ये मिशन ऐसा था कि सब पायलट पहले आइलैंड के ऊपर पहुंचेंगे और फिर 8,000 फीट की हाइट से डाइव करके मैन्युअली बॉम्ब गिराएंगे और वापस 8,000 फीट की हाइट पर जाकर वहां से निकल जाएंगे। जॉर्ज ने पहले भी इस तरह के मिशंस किए थे और वो पहला बंदा था जिसने सबसे पहले इस आइलैंड पे डाइव करनी थी। जैसे ही वो इस आइलैंड पे डाइव करता है, पूरे आइलैंड पे एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर होना शुरू हो जाती हैं। गोलियों के राउंड हर तरफ उड़ रहे थे। जॉर्ज नोटिस करता है कि उसके प्लेन की एक साइड पे हिट हुई है, लेकिन प्लेन स्टेबल था तो वो डिसाइड करता है कि वो अभी भी नीचे ही जाता रहेगा उनकी तरफ और मिशन कंप्लीट करेगा। जॉर्ज टेड और डेल को चीख कर बोलता है पकड़े रहना। जैसे ही जॉर्ज 3,000 फीट की हाइट पर आता है, वो दो 500 पाउंड के बम रिलीज कर देता है और वो सीधा रेडियो टावर पे ही जाकर फटते हैं। इस पॉइंट पर जॉर्ज का प्लेन पूरा फायर से कवर हो जाता है। वो टेड और डेल को चीख कर बोलता है अभी रुको, और लिवर को जोर से ऊपर खींचता है और अपने आप को टावर से टर्न करके किसी तरह पानी की डायरेक्शन में कर देता है। वो अपने प्लेन को इस आइलैंड से थोड़ा दूर तो कर लेता है, लेकिन फिर वो नोट करता है उसका प्लेन नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। जैसे पिछले मिशन में जॉर्ज को एक बार पहले भी शॉट डाउन किया था, तो उसने इससे ये सीखा था कि अपने एनिमी से जितना दूर हो सके जाओ और फिर अपनी सीट इजेक्ट करो, क्योंकि अगर जल्दी प्लेन से इजेक्ट कर दिया और पानी में गिरे एनिमी के बिल्कुल साथ ही, तो वो तो पकड़ लेंगे। तो जॉर्ज उस लिवर को ऊपर की तरफ खींचे रखता है, प्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता रहता है। टेड और डेल उसको चीखते रहते हैं कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उस टाइम जो दूसरे अमेरिकन प्लेन्स थे जो डैमेज हो गए थे, उनके क्रू भी सीट इजेक्ट करके बाहर निकल रहे थे, लेकिन जॉर्ज उनको बोलता है नहीं अभी रुको, और वो आगे जाता रहता है। उस पॉइंट तक के प्लेन पानी के इतना करीब हो गया था कि अब बहुत देर हो गई थी, और अब वो ऑर्डर देता है प्लेन से बाहर निकलो। जॉर्ज प्लेन के कंट्रोल्स को छोड़ता है, दरवाजे से छलांग लगाता है। निकलते हुए उसका सर प्लेन के पिछले हिस्से पे लगता है, लेकिन उसका पैराशूट पानी से टकराने से पहले ही खुल जाता है। वो पानी में गिरता है और जॉर्ज की जान बच जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरता है, वो एयर के लिए ऊपर आता है, अपने ऊपर से पैराशूट हटाता है, अपने आप को पैराशूट से डिस्कनेक्ट करके उसको साइड पे करता है। उसका प्लेन जो अभी कोई नहीं उड़ा रहा था, वो सीधा जाकर पानी में क्रैश हो जाता है। तो वो फौरन इधर उधर
देखता है टेड और डेल के पैराशूट्स को कि वो ठीक हैं। उसको अपने इर्द गिर्द कोई पैराशूट नहीं दिखता, लेकिन जॉर्ज एक लाइफ राफ्ट को अपने से सिर्फ 10 फीट दूर पानी में नोट करता है। लकीली वो इसके ही प्लेन से बाहर निकली थी, तो वो इस लाइफ राफ्ट की तरफ स्विम करके इसके अंदर बैठता है। जब वो इसके अंदर आ जाता है तो उसको बस टेड और डेल की फिक्र थी वो किधर है। वो चीख चीख कर दोनों को आवाजें देता है, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। तो जॉर्ज इस आइलैंड की तरफ मुड़कर देखता है तो जिसका उसको डर था वही हो रहा था। जैपनीज पेट्रोल बोट उसकी तरफ फुल स्पीड में आ रही थी। उसको पता था कि ये इसको और बाकियों को पकड़ने आ रही हैं जो प्लेन से जम करके पानी में गिरे हैं। तो जॉर्ज अपने सीने को राफ्ट पे रख के फौरन अपने हाथों को जोर जोर से पानी में मारते हुए इस आइलैंड से दूर जाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही वो टेड और डेल को भी आवाजें लगा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसको वो मिल जाएं। लेकिन जॉर्ज को ये नहीं पता था कि दोनों टेड और डेल इस प्लेन क्रैश को सरवाइव ही नहीं करते। एक ने प्लेन से जंप ही नहीं किया था, वो क्रैश के वक्त ही मर गया था, और दूसरे ने जंप किया था लेकिन उसका पैराशूट ही नहीं खुलता। तो जॉर्ज पूरी जान लगाते हुए स्विम करता है। वो टेड और डेल को भी आवाजें लगा रहा था, उसको वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसको पता चल जाता है ना सिर्फ उसको अपने दोस्त मिलेंगे, साथ ही कोई चांस ही नहीं बनता कि वो जापानीज स्पीडिंग बोट जो इसकी तरफ तेजी से आ रही थी वो उनसे ज्यादा तेज स्विम कर सके। फिर एक पॉइंट के बाद वो इस राफ्ट में सुकून से बैठ जाता है और अपनी तरफ आते हुए इन पेट्रोल बोट्स को देख रहा होता है कि वो बस इसके पास पहुंचने वाली हैं और इसको पकड़ लेंगी। उसको गिल्ट हो रहा था टेड और डेल के लिए, उसके डिसीजन की वजह से लेट जंप किया था प्लेन को ज्यादा दूर फ्लाई करवा के, और वो सोच रहा था कि ये दोनों मेरी वजह से ही मरे हैं। वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं कभी उसको देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। वो दोबारा इन जापानीज पेट्रोल बोट की तरफ देखता है जो काफी करीब थी लेकिन अभी भी डिस्टेंस पे ही थी। वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है कैदी बनने के लिए। लेकिन इस तक पहुंचने से पहले अमेरिकन प्लेन इस आइलैंड को पास करके इनके ऊपर से बड़ी तेजी से गुजरते हुए बॉम्ब्स गिराते हैं। वो गोलियां फायर करना शुरू कर देते हैं इन जापानीज पेट्रोल बोट्स पे जो जॉर्ज को पकड़ने आ रही थी। जॉर्ज देखता है अरे वाह क्या लक है मेरी। वो जैसे बंदा हार मान लेता है, फिर एकदम से नई उम्मीद मिलती है। जॉर्ज फौरन पलटता है और फिर दोबारा से इनसे दूर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता था अब इन बोट्स का ध्यान उससे छोड़कर अमेरिकन प्लेन्स की तरफ हो गया। तो अगले 2 घंटे तक जॉर्ज आखिरी दम तक अपनी पूरी जान लगा देता है, इस आइलैंड से दूर स्विम करता रहता है। इतना के एक पॉइंट के बाद उसमें जान ही नहीं बचती और वो बेजान इस राफ्ट में ही लेट जाता है। फिर वो एकदम से किसी चीज की पानी से बाहर निकलने की आवाज सुनता है। फिर वो मुड़ता है तो वो पेरिस्कोप था अमेरिकन सबमरीन का जो पानी से बाहर निकल रही थी। कुछ ही सेकंड्स में सबमरीन का क्रू बाहर निकलता है, जॉर्ज को पकड़ता है। वो इसको सबमरीन में बिठाते हैं और जॉर्ज की जान बच जाती है। जॉर्ज, टेड और डेल के अलावा 8 बंदे और थे जो प्लेन से जंप करके पानी में गिरे थे, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट भी डैमेज हो गए थे। ओरिजिनली उन 8 लोगों को रिकवर नहीं किया जाता और वो डूब कर मर जाते हैं, लेकिन ये बात सच ही नहीं है। यूएस गवर्नमेंट को फौरन पता चल जाता कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उनके साथ जो हुआ था उसकी डिटेल इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। स्पेशली वो इन 8 लोगों के माँ बाप और प्यारों को तो कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो वो ट्रॉमा में चले जाएंगे। तो इनकी मौत की डिटेल्स को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन 59 इयर्स के बाद 2004 में ऑर्थर जेम्स ब्रेडली जापानीज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वॉर क्राइम ट्रायल्स जो गुमान में हुए थे उसकी ट्रांसक्रिप्ट को ढूंढ लेते हैं, जिधर जापानीज लीडर कन्फेस करते हैं जो इन्होंने इन 8 कैप्चर्ड अमेरिकन के साथ किया था और उनके साथ ये हुआ था। जॉर्ज की निस्बत ये जो 8 अमेरिकन बंदे थे, जैसे ही ये पानी के करीब आते हैं तो फौरन प्लेन से जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में इस आइलैंड के बहुत ही करीब थे। इससे पहले अमेरिकन एयरक्राफ्ट आते और इनको बचाते, जैसे जॉर्ज को बचाया था। इन सब बंदों को जापानीज पकड़कर आइलैंड पे ले जाते हैं। अब ये देखो कि पिछले कई महीनों से अमेरिकन एयरक्राफ्ट जापानीज सोल्जर पे लगातार बम गिरा रहे थे, जिसके रिजल्ट में इनके बहुत ज्यादा बंदे मर गए थे। तो ये सोल्जर्स नफरत करते थे अमेरिकन से और वो इनसे अपना बदला लेना चाहते थे। फिर एकदम से आपके पास 8 अमेरिकन प्रिजनर आ जाएं इस आइलैंड पे, जिनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या हुआ होगा उनके साथ? जापानीज डिसाइड करते हैं कि वो इन 8 बंदों से अपना बदला लेंगे। बंदी बनाने के 24 घंटे बाद इन सब बंदों को इस आइलैंड के एक कोने पे रखते हैं। फिर इनमें से एक बंदा मार्व मर्चेंट जो 19 साल का था, लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया से, उसको जापानीज लीडर पकड़ता है और अपने कैंप के दरमियान दरख्त से बांध देता है। ये कमांडर अपने बाकी सोल्जर्स को बोलता है कि वो मार्व को पीटे, लाते मारे। तो सारे दिन सोल्जर्स आते रहते हैं, वो इसकी दुर्गत बनाते हैं और वो दरख्त के साथ बंधा हुआ कुछ कर भी नहीं सकता था। बाकी 7 प्रिजनर्स को वो जानकर जबरदस्ती दिखा रहे थे, क्योंकि वो भी बेबस थे। फिर उसी रात वही सेम कमांडर वापस आता है, उसकी रस्सी खोलता है, बाकी प्रिजनर्स को बोलता है हिलना मत, और फिर वो और कुछ जापानीज सोल्जर मार्व को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाते हैं, एक ताजी खोदी हुई कब्र के पास। इस कब्र के साथ मार्व देखता है एक जापानीज सोल्जर तलवार लेकर खड़ा है, तो वो मार्व को बोलता है कब्र के कोने पे जाकर
घुटनों पे बैठ जाओ, और फिर उसको आखिरी सिगरेट पिलाते हैं। मार्व बड़े सुकून से सिगरेट पीता है। फिर तलवार वाला बंदा उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और वो उसको बोलता है तुम अपनी गर्दन को आगे बढ़ाओ। जैसे ही मार्व ये करता है उसका सर अलग कर देते हैं। फिर वो इसको इस कब्र में दफना देते हैं। उस रात इनमें से एक हाई रैंक जापानीज जनरल जिसका नाम था योशियो टाचिबाना, ये शराबी था और प्रिजनर्स पे बड़े खौफनाक जुल्म करने की वजह से मशहूर था। वो शराब पीकर मजे में बैठा था, तो वो डिसाइड करता है कि उसके सोल्जर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास लड़ने का जज्बा है। इसको प्रूव करने के लिए बस एक ही तरीका है कि वो इंसान का गोश्त खाएं। टाचिबाना ऑर्डर देता है मार्व को कब्र से बाहर निकालो, और फिर टाचिबाना अपने सर्जन्स को उधर भेजता है कि वो मार्व की थाई को रिमूव करें। सर्जन्स जाते हैं, सर्जिकली उसकी थाई को रिमूव करके कुक के पास भेज देते हैं। फिर कुक्स मार्व की थाई का खाना बनाते हैं और उसको टाचिबाना, उसके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स और कुछ सोल्जर्स को सर्व करते हैं। उन सबको मार्व की थाई सोया सॉस और साके के साथ इतनी मजे की लगती है कि टाचिबाना फिर से ऑर्डर देता है कि वो मार्व से और गोश्त काट कर लाएं, और वो यही करते हैं। मार्व के मरने और खाने के 1 महीने के अंदर ही टाचिबाना डिसाइड करता है कि उसको और इंसान का गोश्त खाना है और उसके सोल्जर्स को भी खाना चाहिए, क्योंकि वो और कुछ ऑफिसर सुपरस्टिशियस थे कि ये इनको स्ट्रॉन्ग करेगा और इनकी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। तो वो फैसला करते हैं कि वो और अमेरिकन प्रिजनर्स को मारकर खाएंगे। तो वो बाकी 7 अमेरिकन प्रिजनर को राइफल रेंज में लेकर जाते हैं। एक जापानीज सोल्जर इनमें से 25 साल के फ्लॉयड हॉल को पकड़ता है, उसको ग्रुप से अलग करके लकड़ी के स्टेक के साथ बांध देते हैं। तो टाचिबाना अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं अपने बेनेट्स को फ्लॉयड के अंदर खुबाओ। तो एक एक करके सोल्जर जाते हैं, उसके सीने पे, उसके पेट पे अपने बेनेट्स खुबाते हैं कि वो मर ही जाता है। जब वो मरता है तो टाचिबाना अपने साथ सर्जन भी लाया था इसी मकसद के लिए। वो इनको ऑर्डर देता है कि फ्लॉयड के लिवर और गल ब्लैडर को इन 6 अमेरिकन प्रिजनर के सामने रिमूव करो। ये प्रिजनर्स अपने सामने ये होता देख रहे थे। फिर जब वो उसका लिवर और गल ब्लैडर रिमूव करके सेलोफोम पेपर में रखते हैं तो सर्जन साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था ये आज के दिन की आखिरी एग्जीक्यूशन नहीं है, एक और होनी है। तो बचे हुए बाकी 6 प्रिजनर इधर उधर देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो कमांडर आगे बढ़कर एक और प्रिजनर को पकड़ता है। ये 22 साल का अल व्यूगन था जो टेक्सास से था। इसको पकड़ते हैं। वो सोचता है मेरा अंजाम ऐसा नहीं होगा जो फ्लॉयड के साथ हुआ है कि उसको बांधकर ऐसे मारा है। तो वो फौरन ही एग्रेसिव हो जाता है। वो बस तकलीफ के बगैर जल्दी मरना चाहता था। वो अपनी गर्दन को एक्सटेंड करके इशारा करता है कि मेरी गर्दन उड़ाओ। जापानीज कोशिश करते हैं उसको वुडन स्टैम्प पे बांधने की, लेकिन वो काबू में ही नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था और बार बार अपनी गर्दन को एक्सटेंड कर रहा था। तो फाइनली जापानीज सोल्जर उसको पकड़कर जमीन से लगाते हैं और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। फिर दोबारा से सर्जन आते हैं और बाकी 5 बचे हुए अमेरिकन बंदों के सामने अर्ल का भी लिवर और गल ब्लैडर रिमूव करते हैं। उसको भी सेलोफोम पेपर में रैप करके वो कुक के पास भेज देते हैं बनाने के लिए। फिर उस रात सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अर्ल और फ्लॉयड के गोश्त की दावत उड़ाते हैं। अर्ल और फ्लॉयड के मरने के बाद बाकी अमेरिकन प्रिजनर्स को भी इसी तरह एक एक करके मारते हैं उनके साथियों के सामने। इन 5 में से 2 और बंदों को भी मारकर खाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इन 2 में से भी एक बंदे को फौरन नहीं मारते, बल्कि जिंदा ही वो सर्जन्स को लाकर उसकी बॉडी पार्ट्स को सर्जरी से अलग करके पकाकर खाते हैं। जब वो खा लेते थे तो वापस इसकी बॉडी के और मजीद पार्ट्स को निकाल कर ले जाते थे, अंटिल उसका कुछ भी नहीं बचा और फिर उसको मारा गया था। ये इन्होंने इसलिए किया था ताकि गोश्त फ्रेश रहे। जब वॉर खत्म हो जाती है तो 34 जापानीज सोल्जर टाचिबाना को मिलाकर सबका ट्रायल होता है जो इन्होंने 8 अमेरिकन प्रिजनर्स के साथ किया था। इनका जुर्म साबित हो जाता है और इन सबको फांसी देकर दफन कर देते हैं। दूसरे बंदे जो इस आइलैंड पे थे जिनके सामने ये सब हुआ था और उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट तो लिया था लेकिन इनडायरेक्टली, उनके भी वॉर क्राइम ट्रायल्स होते हैं। ये भी मुजरिम साबित होते हैं और इनको 8 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। अब है ट्विस्ट टाइम। जॉर्ज, जिसको जापानीज बोर्ड ने बस पकड़ ही लिया था और उसका भी यही हाल होना था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। आपको क्या लगता है जॉर्ज कौन था? उसका पूरा नाम है जॉर्ज H.W. बुश और वो आगे जाकर अमेरिका का 41th प्रेसिडेंट बनता है। और उसका बेटा जिसका नाम भी जॉर्ज बुश है वो आगे जाकर अमेरिका का 43rd प्रेसिडेंट बनता है। ये ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा समंदर का एक कस्टम है जो है एक बैंड सवाल, जिसमें अगर किसी ने वो स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया समंदर में तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उनको वो कस्टम एंड तक लेकर जाना ही पड़ेगा और वो बहुत ही खौफनाक है। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।